वंदे मातरम। आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आपके साथ मैं हूं ईशानी कार्की और हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है और भारत के कृषि जीवन में महिलाओं का बड़ा योगदान है, बल्कि उनके सहयोग से ही भारतीय कृषि संवरती है। आज महिलाएं खेती बागवानी को अपना रही हैं और उसे रोजगार परक बनाने के लिए और भी प्रयास महिलाओं की ओर से किए जा रहे हैं और इसके परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। जरूरत खेती बाड़ी और इससे जुड़े जो भी क्षेत्र होते हैं उसमें महिलाओं को और प्रोत्साहित करने की है और इसी पर आज हम भी चर्चा करेंगे। और इससे पहले पेश है खास रिपोर्ट। जिस खेती को भारत की आत्मनिर्भरता का आधार माना जा रहा है, उस खेती को संवारने में महिलाओं की खास भूमिका है। चाहे झूम खेती हो या पहाड़ों के सीढ़ीनुमा खेत, चाय के बागान हो या फिर गेहूं, चावल, गन्ने के फैले हुए खेत, महिलाओं के कृषि कर्म ही धन धान्य से पूर्ण करते हैं, देश की आर्थिकी को बेहतर बनाते हैं। अब समय के साथ खेती का स्वरूप भी बदलता जा रहा है। नगदी खेती, फल उद्यान वानिकी के साथ खेत खलियान से जुड़े तमाम उद्यमों में भविष्य की संभावनाएं देखी जा रही हैं। भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है। यहाँ 60% से ज्यादा लोग खेती किसानी से जुड़े हैं, लेकिन इस स्तर पर खेती किसानी जीडीपी में बड़े हिस्से का सहयोग नहीं करती। और ये तब है कि किसानों के जीवन की तमाम जटिलताओं में मेहनत, जोखिम, त्याग कहीं कमी नहीं है। वे उपज को पैदा करने में ही नहीं, बल्कि उसे मंडी तक लाने और उपभोक्ताओं तक पहुंचाने में अथक परिश्रम करते हैं। किसानों के जीवन की तमाम दिक्कतों का जिक्र रह रहकर होता रहा है, लेकिन खेतीबाड़ी में महिलाओं का योगदान हमेशा अछूता रह जाता है। भारतीय कृषि जीवन में महिलाओं का अथक योगदान रहा है। खेती किसी भी स्वरूप में रही हो, महिलाएं खेत खलियान में कठोर परिश्रम करती रही हैं। देश में हरित क्रांति के बाद जो खाद्यान्न आत्मनिर्भरता आई, उसमें महिलाओं का खास योगदान है। महिलाओं ने अपने स्तर पर कृषि क्षेत्र को बेहतर बनाया है। ऐसे समय जब कृषि सुधारों पर नया कानून बनकर आया है और उसमें देशव्यापी बहस है, तो महिलाओं की खेती किसानी के पक्ष को सबसे ज्यादा रेखांकित करने की जरूरत है। ये सुखद संयोग है कि देश के अलग अलग क्षेत्रों में महिलाएं कृषि और उससे जुड़े उद्यमों में अपनी शानदार भूमिका निभा रही हैं। इसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। महिलाएं खेती कारोबारी से परिवार ही नहीं चला रही, बल्कि रोजगार का सृजन करने के स्तर पर भी खड़ी हो रही हैं। जरूरत है उसे और आगे बढ़ावा देने की। देश की कुल आबादी में आधा हिस्सा महिलाओं का है और ग्रामीण कस्बाई जीवन को देखें तो खेती किसानी देश की कुल आबादी के आधे हिस्से में जो महिलाएं हैं उनकी ओर से चलाई जाती है। इसके बावजूद महिलाएं अपने मूलभूत अधिकारों से भी वंचित हैं, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में। अधिकारों के अतिरिक्त देखा जाए तो जिन क्षेत्रों में वे पुरुषों के मुकाबले बराबरी पर भी हैं, वहां उनकी गिनती पुरुषों की अपेक्षा कमतर ही आंकी जा रही है। इसी में से एक क्षेत्र है कृषि। इसमें भी महिलाओं को अधिकतर मजदूर का दर्जा ही प्राप्त है, कृषक का नहीं। अजब यह भी है कि किसानों की सियासत करते नेताओं में महिला किसान नेता नजर नहीं आती। अब खेती किसानी बदलनी है तो महिलाओं को ध्यान में रखकर नए कदम उठाने ही होंगे। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। तो आज के इस खास प्रोग्राम में बात करेंगे महिलाओं के योगदान की कृषि के क्षेत्र में और हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान भी मौजूद हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़ेंगी। आपको बता दें कि हमारे साथ समाज सेविका माया सिंह जी जुड़ेंगी। उनके अलावा समाज सेवी विनोद उनियाल जी हमारे साथ हैं और साथ ही इकोनॉमिक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर शिखा शुक्ला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नेटवर्क 10 पर। विनोद जी, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से देश में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, कृषि कानूनों के विरोध में यह आंदोलन किया जा रहा है और सबसे ज्यादा अगर हम फोकस करें तो किसान नेताओं की बात की जाती है, किसानों के प्रतिनिधियों की बात की जाती है और इसमें सबसे ज्यादा नाम पुरुषों के ही निकलकर सामने आते हैं। तो कहां पर कमी रह गई है? क्यों महिलाओं को इसमें शामिल नहीं किया गया है? क्यों महिला नेता निकलकर सामने नहीं आती? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि जिन्होंने ये विषय जो हमारे मनों में भी था, इस विषय को उठाया है। और निश्चित तौर पे हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। आप एयरफोर्स में लीजिए, कहीं भी लीजिए, शिक्षा विभाग में लीजिए, लेकिन हाँ, यहाँ पर जो किसान नेता करके जो हम जैसे कृषि पंडित होते हैं, किसान नेता होते हैं, इस तरह से और आएंगे। ये मेरा पूरा विश्वास है कि भविष्य में
निश्चित तौर पे महिलाएं जो हैं कृषक नेता बन के भी उभरेंगी, क्योंकि जो कृषि प्रधान देश है उसमें रीढ़ की हड्डी महिलाएं हैं। आप गढ़वाल में देखिए, पहाड़ों में देखिए, कहीं भी देखिए, किसी भी क्षेत्र, किसी भी स्टेट में चले जाइए तो महिलाएं वहाँ निश्चित तौर पे आगे हैं। और खेती और किसानी दो चीज़ें हैं, इसमें परिश्रम का काम होता है, जिसमें शक्ति लगती है, जिसमें ज़्यादा शक्ति लगती है, जैसे हल चलाना, ये पुरुष काम करते हैं। और जो जिनमें शक्ति तो लगती है, साथ साथ उसमें श्रम भी लगता है और वो निरंतर लगता है। जैसे निराई है, गुड़ाई है, सिंचाई है और तरह तरह के बागवानी है। इस तरह में महिलाएं आगे रहती हैं और महिलाएं निरंतर ही कृषि का काम करती हैं। लेकिन आप ये जैसे निरंतर जो आप देश में भी देख रहे हैं हम और पहाड़ों में भी देख रहे हैं कि महिलाएं रीढ़ हैं वहाँ की, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि आने वाला समय इसमें कृषि पंडित भी निकलेंगी और किसान नेता भी निकलेंगे। और जिस दिन, क्योंकि योगदान बहुत ज्यादा है महिलाओं का। शिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से सरकार के साथ हर बहस में किसान पुरुष नेता होते हैं, किसानों के जो प्रतिनिधि हैं वो पुरुष होते हैं, लेकिन जब आंदोलन की बात की जाती है, जब धरना प्रदर्शन की बात की जाती है तो महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो उसमें भी महिलाएं बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं, लेकिन जब प्रतिनिधियों की बात आती है तो उसमें महिलाओं का नाम क्यों शामिल नहीं होता? मैं आपको ये बताऊं, पहले तो आपका बहुत धन्यवाद मुझे ये प्लेटफॉर्म देने के लिए कि मैं ये सब बातें कर सकूं। मेरे ख्याल से हमें अपने मूलभूत जो सामाजिक संरचना है उसकी तरफ थोड़ा देखना होगा कि ये कमी कहाँ से रही है। होता ऐसा है कि तीसरे सेक्टर पे एग्रीकल्चर सेक्टर आता है, जिसमें कि आप ये कह लीजिए जो मोर देन 60% लोगों को रोज़गार दे रहा है और जिसमें 78% तक आपकी महिलाएं हैं, और उन महिलाओं में सिर्फ 13% हैं जिनके पास उसके ऊपर उनका व्यावसायिक हक है। वो इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को जो मूलभूत अधिकार हैं उनकी या तो उनका ज्ञान ही नहीं है, जागरूकता नहीं है और वो उनकी सोच भी नहीं है, क्योंकि उनको 3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। पहले बात तो उनको इस चीज़ों के लिए ट्रेन करना और उनको जागरूक करना कि ये जो काम आप कर रही हैं ये आपके अपने परिवार के लिए तो अच्छा है ही, बल्कि आप सिर्फ एक छोटा काम नहीं कर रही हैं, आप पूरी अपने जो देश है उसकी जो जीडीपी है उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं, उसमें योगदान दे रही हैं। क्योंकि भारत जैसे देश में यदि औरतें अपना दामन सच में खींच लें कृषि जैसी उससे, तो मेरे ख्याल से वो औंधे मुंह गिर पड़ेगा। क्योंकि जो जैसा कि मैम ने बोला अभी कि जैसा कि जो मेहनत वाले काम होते हैं वो तो पुरुष वर्ग करता है, लेकिन जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेशेंस यानी कि धीरज की ज़रूरत होती है। और उसके अलावा जो कृषि ऐसा कार्य है जो सिर्फ खेती करके और ज़मीन पे ख़त्म नहीं होता है, वो कच्चे माल से लेकर के उसको बाकायदा खाने लायक बनाने तक करने में बहुत सारे प्रोसेस होती है, बहुत स्टेप्स आते हैं, उन सभी में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। जी बिल्कुल शिखा जी, क्योंकि महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसके अलावा अगर विनोद जी मैं आपसे जानना चाहूँ, कृषि जीवन कभी भी आसान नहीं रहा। पहाड़ों की अगर हम बात करें तो पहाड़ों का कृषि जीवन बहुत कठिन रहा है। उसमें अगर हम महिलाओं की बात करें तो विपदा पर गीत बहुत बने हैं, और उसके अलावा अगर पूरी कृषि को अगर हम देखें, चाहे पुरुषों की कृषि हो या महिलाएं कृषि कर रही हैं, विपदा पर गीत बहुत बने हैं, लेकिन कष्ट कम नहीं हुए हैं। क्या कमी आपको लगती है? देखिए, एक दो जो पहाड़ों की दिक्कत है उसमें सीढ़ी नुमा खेत हैं और छोटी जोत और बिखरी हुई हैं सारे, तो इसमें जैसे एक खेत से दूसरे खेत जाने में टाइम भी वेस्ट होता है। इसके लिए हमारी सरकारों को चाहिए कि वो चकबंदी करें और चकबंदी होने से उस पर काम तो ठीक होगा और समय भी उस पर कम लगेगा। दूसरा ये है कि उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की खाद और उन्नत किस्म के जो कीटनाशक दवाइयाँ हैं उनके कई गुना होने से उनको भी उनको देना पड़ेगा ताकि वो कृषि को अच्छा कर सके। दूसरी बात, विश्व में एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है, उसका नाम है ऑर्गेनिक फूड की संस्कृति। और निश्चित तौर पे जो हानिकारक रसायन, आपने पहले देखा होगा कि भाई लौकी 2 दिन में इतनी बड़ी हो गई और इस तरह के, तो वो नुकसान करते हैं। लेकिन आज गडकरी जी ने
जो नितिन गडकरी हैं, उन्होंने एक विशेष अभियान चलाया है जो पराली की समस्या है। इसको अगर हम जलाते हैं तो इससे प्रदूषण होता है, और दूसरा अगर हम पराली को दबा दें और उसकी जो पानी निकल जाए, उसके बाद जो खाद बनती है वो कंपोस्ट खाद बनती है, और वो कंपोस्ट खाद जो है वो अगर खेतों में डाले तो वो उपजाऊ होती है। दूसरा जो है खाने में ये प्रदूषण पराली, गन्ना और सिरे और जो ये सड़ा हुआ अनाज होता है, अगर हम इसको हम एक प्रक्रिया के अनुसार हम इसे एथोनेल भी इससे बनाया जा सकता है, और इस एथोनेल से जहाज चलाने का काम, ईंधन का काम, इसको हम सब कर सकते हैं, और ये सब चीजें खेतों से निकलती हैं। जी बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि अवसर बहुत सारे हैं और साथ ही जरूरतें भी बहुत सारी हैं। शिखा जी, कहा जाता है कि पहाड़ों में जो बचा हुआ जीवन है, एक बात मैं विनोद जी फिर आऊंगी आपके पास। शिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे, कहा जाता है अक्सर कि जो पहाड़ों में बचा हुआ जीवन है उसे महिलाओं ने संभाला है, कहाँ तक आप इस बात से सहमत हैं? आपने इतना अच्छा पॉइंट उठाया है कि इस पे अभी तक किसी की निगाह नहीं गई है। मैं आपको कुछ आंकड़ों की तरफ ले चलती हूँ। जैसे कि आपको पता है कि सर्विस सेक्टर 53% और इंडस्ट्रियल सेक्टर 37% और एग्रीकल्चर सेक्टर 16 to 17% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है, योगदान देता है। और ये जो 17% है, इसी में सबसे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि 78% औरतें हैं इसमें लगी हुई। और पिछले पैंडेमिक के क्वार्टर में, जो पिछला 3 महीना गया है, इसकी जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके हिसाब से एक उम्मीद की किरण है कि जहां सभी और सेक्टर्स औंधे मुंह गिर पड़े, सिर्फ 3.4 की, सिर्फ नहीं कहेंगे यहाँ पे, बल्कि 3.4 की बढ़त एग्रीकल्चर सेक्टर ने दिखाई है। दूसरा कारण, पहाड़ में ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि औरतें वाकई में एक नया जो वो है, एक नया दिन लिख सकती है, एक नया भविष्य, सुनहरा भविष्य लिख सकती हैं। क्योंकि माइग्रेशन की वजह से, जो रिपोर्ट्स जैसा कि बताती हैं कि माइग्रेशन की वजह से जो औरतें हैं उनका योगदान दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है एग्रीकल्चर पे, क्योंकि जो पुरुष वर्ग है वो पैसे कमाने के लिए उनका रुख अर्बन यानी कि शहरों की तरफ काफ़ी हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यदि इस पे एक सुचारू योजना बना के अच्छे से कार्य किया जाए तो निकट भविष्य में इसके परिणाम बहुत सुनहरे और बहुत अच्छे होंगे। जी बिल्कुल शिखा जी, क्योंकि इसके परिणाम बहुत अच्छे देखने को मिलेंगे और कई सारी चीज़ें इस बीच देखने को भी मिलती आई हैं। क्योंकि जिस तरह से अगर हम किसान की बात करते हैं, कृषि की अगर हम खास तौर पर बात करते हैं, तो उसमें महिलाओं का योगदान बहुत लंबे समय से चला आ रहा है और आगे भी कहा जाता है कि महिलाओं का योगदान हमेशा ही इस क्षेत्र में रहेगा। हर क्षेत्र में महिलाएं बढ़ चढ़ कर आगे आ रही हैं। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान वहां पर भी देखने को मिलता है। एक बात और शिखा जी आपने कही, जिस तरह से अब जो पुरुष वर्ग है वो काम के सिलसिले में घर से बाहर जा रहा है। फौज की अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी संख्या में जो देश के जवान हैं वो देश की सीमाओं पर तैनात है, लेकिन जो महिलाएं घर पर हैं वो घर चलाने के लिए खेती किसानी को अपना रही हैं, आत्मनिर्भर बनने के लिए वो खेती किसानी का सहारा ले रही हैं और इसको काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा भी दिया जा रहा है। लगातार महिलाओं की ओर से भी काम किया जा रहा है। लेकिन निराशाजनक पहलू एक ये ज़रूर है, जब किसान नेताओं की बात कही जाती है, प्रतिनिधियों की बात कही जाती है, उसमें महिलाओं का नाम शामिल नहीं किया जाता है, तो इससे कहीं ना कहीं निराशा जरूर होती है। हमारे साथ इस वक्त वरिष्ठ अधिवक्ता सीमा कुशवाहा जी जुड़ी हुई हैं। सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जब बात ये निकलकर सामने आती है कि महिलाओं का योगदान बहुत बड़ा रहा है, हर क्षेत्र में महिलाओं का योगदान देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर खेती किसानी की हम बात करें, इसमें देखा जाए तो महिलाएं बहुत बड़े पैमाने में खेतों में काम करती नजर आती हैं और कहा जाए तो महिलाएं पुरुषों के बराबर ही काम करती हैं, लेकिन वहीं दूसरी ओर देखा जाता है कि जितना काम वो कर रही हैं उसका परिणाम उन्हें नहीं मिल पाता। जी बिल्कुल सही कहा ईशानी जी आपने। एक्चुअली इशू सबसे बड़ा ये है कि हमारी कंट्री में जो भी लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की जब बात आती है कि किसके नाम से जमीन है जी, तो अगर आंकड़ा उठाया जाए, देखा जाए तो लैंड लॉर्ड जो होते हैं वो ऑलवेज मेल ही होते हैं, बिल्कुल लैंड लेडी कम होती हैं। जो भी उनकी जमीन है, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ हमारी कंट्री का, जब इंडिपेंडेंट हुआ मेरा देश, उसके बाद तो फीमेल के नाम पर नहीं हुई जमीन, वो मेल के नाम पर हुई। तो जो मेल एग्रीकल्चर कर रहा है उसमें फीमेल जो है, मैं कहूंगी कि कहीं ना कहीं वो एक तरीके से मजदूरी के रूप में है, उसको फार्मर्स के रूप में काउंट नहीं किया जा रहा है। इसीलिए हम देख रहे हैं कि अभी जो आंदोलन चल रहा है
इसमें भी डेलीगेशन जब भी मिलने गया या जो लोग भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनमें मेल ही आगे हैं। वो मेल ऐसा नहीं है कि फीमेल कंट्रीब्यूट नहीं करती हैं। हमारे देश की जीडीपी में अगर हम उठा करके देखें, एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं बता सकती, यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान मैंने पूरी इकोनॉमिक्स को अच्छे से स्टडी किया है, तो हमारे भारत के एग्रीकल्चर में 50% से ज्यादा जो फीमेल हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो एग्रीकल्चर करती हैं, लेकिन उनको हम फार्मर्स के रूप में काउंट नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विडंबना है। और जब हम उनको फार्मर्स के रूप में काउंट नहीं करेंगे ईशानी जी, तो जितने भी आंदोलन होंगे या जो भी पॉलिसी मेकिंग होगी, तो फीमेल क्या ओपिनियन देना चाह रही है, एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है, तो हम कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं देश की 49% पॉपुलेशन को, जिसमें जो एग्रीकल्चर में भी लगी हुई है। ये तो नहीं कहा जा सकता है कि मेल फार्मर ही अच्छी एडवाइस दे सकता है, फीमेल क्यों नहीं दे सकती है, जबकि घर चलाने से लेकर के अगर किसी भी डिपार्टमेंट में फीमेल वर्क कर रही है तो वो बहुत अच्छा मैनेजमेंट भी करती है, वर्क भी अच्छा कर रही है। और ये हमारी कंट्री में फीमेल ने प्रूफ करके दिखाया है। आप देखिए कि आज आप ईशानी जी इस चैनल पर बैठी हुई हैं, एंकरिंग कर रही हैं। मैंने देखा हमारे देश के 90% चैनल की मैं बात कर रही हूँ, जिसमें जो एंकरिंग है वो बेटर तरीके से फीमेल जो है उसको पूरा जो भी शो होता है उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके चलाती हैं। उनके अंदर पेशेंस है। तो वैसे ही एग्रीकल्चर की हम बात करें कि फीमेल बहुत अच्छे से काम कर रही हैं। मैंने देखा है, मैं खुद एक फार्मर फैमिली की बेटी हूँ। मेरे पिताजी जब किसानी करते थे, खेत में काम करते थे, तो मेरी जो मदर है उनके साथ खेत में काम करने जाती थी। और वो क्या करती थी कि जब जैसे ही खाना बनाने का टाइम होता था मॉर्निंग में, फादर घर पर हमारे खेत पर हैं, वो आसपास के कुछ अदर फार्मर से बात करने लगते, लेकिन मदर मेरी वहां से जल्दी से घर आती, नहा धो करके पहले घर में सारे बच्चों के लिए नाश्ता बनाती, घर के और काम संभालती। तो आप देखिए कि फीमेल तो कितना कंट्रीब्यूट कर रही है, एग्रीकल्चर भी उगा रही है और घर को भी मैनेज कर रही है। लेकिन उसका जब बात आती है कि उसको उसका वेटेज मिले, एडवांटेज मिले और उसका नाम आगे आए, तो वो नहीं आता है। और इसका बहुत बड़ा कारण जो है वो पैट्रियार्टिक सिस्टम है। ये एग्रीकल्चर नहीं, हम ये सारे डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं कि फीमेल से काम तो लिया जाता है लेकिन उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। जी बिल्कुल सीमा जी, क्योंकि महिलाओं की ओर से योगदान हर क्षेत्र में जरूर दिया जा रहा है, लेकिन पहचान उसे उस दर्जे की नहीं मिल पा रही है जिस दर्जे का काम उसकी ओर से किया जा रहा है। एक अहम बात आपने इस बीच कही, भूमि पर मालिकाना हक। भूमि पर मालिकाना हक जरूर महिलाओं को नहीं दिया जा रहा। माया जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ सरकार की ओर से किया जा रहा है महिलाओं को भूमि पर मालिकाना हक दिलाया जाए, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से भी कई योजनाएं चलाई गई, इसमें भूमि पर मालिकाना हक दिलाना भी एक योजना में शामिल था, लेकिन महिलाओं का जिक्र इसमें कहां आया? महिलाओं को लेकर क्या कुछ किया गया? महिलाओं को क्या मालिकाना हक असल में इस भूमि पर दिलाया जा रहा है? देखिए ईशानी जी, सीमा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो महिलाएं काम करती हैं खेतों में वो मजदूर के रूप में काम करती हैं जी। और उनको सिर्फ एक मजदूर के रूप में देखा जाता है, उनको मालिक या उनको एक किसान नेता के रूप में या किसान प्रमुख के रूप में नहीं देखा जाता। तो यहाँ पे आप देखिए कि हमारा सबसे भारतवर्ष का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है ग्रामीण क्षेत्र। और ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखिए कि प्रधानी के इलेक्शन भी महिला लड़ लेगी। आपको अगर दूसरी चीजों के लेना होगा तो जिस हम पुरुष प्रधान समाज में हम रह रहे हैं, पुरुष प्रधान समाज की खासियत यह है कि जब आपको लाभ लेना होता है तो महिलाओं के नामों को आगे कर देते हैं। लेकिन अगर आप ये भी देखिए कि अगर महिला प्रधान है किसी ग्राम की, किसी पंचायत की, किसी खेत की मालिक है, लेकिन वो नाम की मालिक होकर रह जाती है। उसका जो पूरा काम, उसके देखभाल, उसके ऊपर हर तरह के काम को करना, सहमति इस तरह के फैसले लेना, सब पुरुष के हाथ में होता है। तो ये सबसे बड़ा हमारे देश का हम लोग बात करते हैं, मैं पहला शब्द यूज करती हूँ कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को शहरों में तो मान्यता मिल गई है, जैसे सीमा जी ने कहा एंकरिंग काम कर रही है, सब कुछ है। लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो आज ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को आज भी उतनी वो नहीं है। आप देखिए कि देश के अंदर जितने भी किसान बैठे हैं, पुरुष एक है, लेकिन आपने देखा सीमा जी ने एक बात कही कि महिला खेत भी चला लेती है, बाहर का काम भी कर लेती है और घर भी आकर वही संभालती है। पुरुष नहीं कर पाते आसानी से जी, बिल्कुल। तो लेकिन फिर भी उनको उस तरह की पहचान इसलिए नहीं मिलती। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम
पुरुष प्रधान देश में रहते हैं, और हमने मानसिक रूप से महिलाओं ने, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं ने मन से यह मान लिया कि हमारे ऊपर एक पुरुष का राज है। और पुरुष पंचायतों में जब बैठते हैं तो महिलाओं को इतना अधिकार नहीं होता ग्रामीण पंचायतों में बात करने का, कि खेती से लेके चाहे अपनी पर्सनल गृहस्थी की बातें हैं, कि उनको बोलने का हक अधिकार मिलता हो जी। ये आसानी से नहीं मिलता है। हम चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों पे बात कर रहे हैं, पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, तो वहां महिलाएं जाती तो जरूर हैं, प्रधान भी बन जाती हैं पंचायत में, लेकिन वो फैसले जो पुरुष एक वर्ग होता है उसके दबाव में उसी के तहत लिए जाते हैं। जी बिल्कुल माया जी, क्योंकि जिस तरह से योगदान लगातार महिलाओं का है उसे पहचान जरूर नहीं दी जा रही है। शिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से महिलाएं कृषि को आधार बनाकर आत्मनिर्भर बन सकती है? क्या कुछ चीजें और की जा सकती हैं जिससे कि महिलाएं आत्मनिर्भर इस क्षेत्र में बने और एक अलग पहचान महिलाओं के इस योगदान को मिले? मैं बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूँ, और ये रास्ता यहीं से निकलेगा कि पहली बात तो ये है कि जो ये कॉन्सेप्ट था कि अभी तक ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं ही खेती में थी, तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बदल रहा है। ये एक बहुत अच्छी सोच है, और ये कि बहुत अच्छा आप कह लीजिए कि पहलू उभर के सामने आ रहा है। क्योंकि आप उत्तराखंड की ही बात करिए, मैं 2 बेटियों का नाम लूँगी उत्तराखंड की। एक तो सभी को पता है, मशरूम लेडी के नाम से मशहूर हैं, आपकी दिव्या रावत जी। दूसरी है रंजना कुकरेती जी, जिन्होंने इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस से ट्रेनिंग ली, और अभी यहाँ देहरादून में ही शुक्लापुर करके एक गाँव है जहाँ पे वो अपने फार्म हाउस में बहुत सारे विभिन्न प्रकार की वेजिटेबल्स वगैरह उगा रही हैं। और इसके अलावा पूरे अगर आप इंडिया की बात करें तो 5 ऐसी औरतें हैं जिन्होंने कॉरपोरेट सेक्टर छोड़ के, मोटी तनख्वाहें छोड़ करके वापस अपनी जड़ों में आई हैं वो, और उन्होंने खेती को एक व्यवसाय के रूप में इस तरीके से बनाया कि आसपास रहने वाले जो भी ग्रामीण उनके लोग हैं, उनके गांव के करीब 50 से 60 परिवारों को उन्होंने व्यवसाय दिया है, जिसमें मैं कहूँगी केरला की हैं आपकी गीतांजलि, और आपकी गुरुदेव कौर हैं लुधियाना की, सौम्या, और जो है काव्या हैं बेंगलुरु की, और इसमें एक नाम और जोड़ूंगी, सकीना कोटवाला। सकीना कोटवाला सबसे पहली लेडी हैं जिन्होंने ऑर्गेनिक उसका हर्बीवोर करके मुंबई में एक अपनी पर्सनलाइज एग्री बिजनेस बेस्ड एंटरप्रेन्योर शुरू किया और लोगों को कनेक्ट किया। और ये सिर्फ मैंने जैसे कि कहा ना कि ये सिर्फ उगाती नहीं हैं, इन्होंने जूसेस, सॉसेस और उनकी बकायदा प्रोसेसिंग, उनका अचार बनाना, कुटीर उद्योग जिसे हम कहते हैं, तो लोगों को उसमें भी अपना इन्वॉल्व किया, वहाँ की औरतों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो रास्ता है ये बहुत अच्छा है, और अगर इसमें हम सुचारू ट्रेनिंग करवाएं और लोगों को, तो ये एक सशक्तिकरण का बहुत अच्छा जरिया बन सकता है, और महिलाओं की भागीदारी जो डिसीजन मेकिंग में है उसको बढ़ा के उनको उनका जो ड्यू है वो दिलवा सकता है। बिल्कुल शिखा जी। विनोद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, महिलाओं में जो खेती बाड़ी है वो तो महिलाओं से कराई जाती है, लेकिन उन्हें आधुनिक जो जीवन की तकनीकी शिक्षा होती है उस स्तर पर नहीं दी जाती, उस स्तर पर उन्हें नहीं जोड़ा जाता। कहाँ कमी रह जाती है? नहीं, मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगी कि जो नई तकनीक हमारी आ रही है उसमें भी महिलाओं को जुड़ना चाहिए। और दूसरा एक जो मैं कह रही थी कि आर्थिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त होना चाहिए। रवाई घाटी में अभी बहुत बड़ा स्वयं सहायता समूह का है, और उन लोगों ने, उन बहनों ने, अब वो इतनी सशक्त हो गई हैं कि वो अपना काम अपने आप करती हैं, अपना खर्चा अपने आप चलाती हैं। तो इस तरह से जो हम इन चीज़ों को आगे लाएंगे तो निश्चित तौर पे हम महिलाओं को सशक्त के साथ साथ, वो आज कृषि पंडित जैसे अभी आपने विषय बहुत अच्छा रखा है ये, तो इस आंदोलन में महिलाओं की अगर भागीदारी होती तो आंदोलन बहुत बढ़िया भी इनका होता, और किसान जो बहनें हमारी हैं वो भी आगे आती। देखिए हमारे गढ़वाल में, पहाड़ों में कोदा, मंडवा, कंडाली और लेंगड़े, आजकल लेंगड़े का अचार बन रहा है खूब। गढ़वाल में, पहाड़ों में महिलाएं लेंगड़े का अचार बना रही हैं। हमने अभी सुना, ये लेंगड़ा कहाँ होता है? बिल्कुल जहाँ पानी पानी होता है, और इसके लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, उसका अचार बना रहे हैं। संतरे, इलायची, फलपट्टी उद्यान, मैं आपको एक गांव बताऊंगी, ये आप उत्तरकाशी की तरफ थाती धनारी एक जगह है तो दिक एक गांव है। मैं जब 9वीं क्लास में थी तो वहाँ इलायची निकलती थी वहाँ से,
इलायची के बड़े बड़े, तो वो बहुत बढ़िया किसानी होती थी वहाँ। और संतरे, इतने बढ़िया संतरे वहाँ होते थे। तो इन फल पट्टी को हम बढ़ा सकते हैं, और ये महिलाएं कर रही हैं वहाँ की। जी बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है, हर क्षेत्र में महिलाएं बहुत ज्यादा बढ़ चढ़कर आगे भी आ रही हैं, और साथ ही पूरा योगदान भी दिया जा रहा है। अचार की हम बात करें, फल उगाने की हम बात करें, तो तमाम तरह की चीजें हैं जिसमें महिलाओं का योगदान लगातार देखने को मिल रहा है और आगे भी जरूर देखने को मिलेगा। इस खास विषय पर बातचीत को आगे भी जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है, आप बने रहिए नेटवर्क 10 के साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। अपनी इस खास बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। महिलाओं के योगदान की बात हम कर रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में महिलाएं किस तरह से अपना योगदान दे रही हैं, किस तरह से आत्मनिर्भर महिलाएं बन रही हैं, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। सीमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से मशीनरी की हम बात करते हैं, तकनीक से जुड़े हुए जो उपकरण अब सामने आ रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं जानकारी महिलाओं तक कम पहुंच रही है। क्या कारण उसके पीछे मानती हैं, और क्या मानती है कि कितनी जरूरत आगे महिलाओं को उसके बारे में जानकारी देने की है? क्योंकि जिस तरह से पुरुषों का योगदान कृषि के क्षेत्र में है, कहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर पुरुषों से ज्यादा महिलाएं कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। बिल्कुल, देखिए ईशानी जी, सबसे ज्यादा जो मुझे आवश्यकता समझ में आ रही वो ये है कि 2005 में उत्तराधिकार अधिनियम जो है, एक्ट जो था, कि उससे पहले कि पिता की संपत्ति में, चाहे वो घर हो या फिर जमीन हो, उसमें बेटा ही उत्तराधिकारी माना जाता था, उसके पास ही वो प्रॉपर्टी जाती थी। ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से फीमेल के पास वो लैंड लॉर्ड नहीं है, वो मालिक नहीं है जमीन की, और उसी का कारण है कि वो जमीन की मालिक ना होकर के सिर्फ मजदूरी का काम कर रही थी। अब जब ये इस एक्ट में बदलाव हुआ है, तो फीमेल को सबसे पहले प्रायोरिटी पे इस चीज को रखना चाहिए कि उनके पास ये अधिकार है, वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं और अपना उत्तराधिकार, अपना मालिकाना हक अपने पिता की प्रॉपर्टी में उसकी दावेदारी प्रस्तुत करें। जी बिल्कुल। लेकिन वो अभी उस लेवल पे नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि इशू ये है कि जो परिवार, जो मायका होता है, वहां पर ब्रदर उनके अभी भी ये एक हमारी जो भी कलीग हैं जिन्होंने डिस्कस किया आपके साथ कि फीमेल के पास जो पैट्रियोटिक माइंडसेट है उसकी वजह से वो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये बहुत बड़ा कारण है कि जो भाई हैं वो अभी भी अपनी सिस्टर को इक्वल रूप से लैंड देने के लिए तैयार नहीं है। वो दहेज के रूप में कुछ पैसा तो दे सकते हैं, लेकिन वो उस लैंड को देने को तैयार नहीं। तो जब वो ये सब स्टेप उठाएगी, तो जब मालिक बनेगी तो वो ये भी निर्धारित करेगी कि उसको उस जमीन में क्या उगाना है, कैसे उससे कुटीर उद्योग को स्थापित करना है, डेयरी उद्योग स्थापित करना है, या जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसका कैसे यूज करना है। बिल्कुल। अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो आज की डेट में किसान का मतलब ये नहीं है कि वो बैल से हल चला रहा है खेत में, ऐसा नहीं कर रहा है। ट्रैक्टर से खेती हो रही है, थ्रेसर है, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो वो टेक्नोलॉजी का यूज तो फीमेल भी कर सकती है। अब एग्रीकल्चर में भी जो भी श्रम है वो मेंटल रूप, उसको अपने बौद्धिक रूप का ज्यादा यूज करना है, ना कि उसको फिजिकल वर्क उतना करना है। तो ये तो फीमेल भी कर सकती है। तो जितना भी टेक्नोलॉजी आ रही है उसको अगर फीमेल यूज करेगी तो डेफिनेटली वो बहुत प्रोग्रेसिव रूप से काम कर सकती है। जी बिल्कुल, जैसे कि प्रोग्रेसिव रूप से महिलाएं इसके बाद काम जरूर कर सकती हैं। जरूरत है कि नॉलेज इस चीज की महिलाओं को दी जाए। माया जी, योजनाएं काफी बनाई जाती हैं, कहा जाता है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर काफी ज्यादा काम किया जा रहा है, और कहीं ना कहीं परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे आ रही हैं। लेकिन कमी कहाँ रह जाती है कि वो जिस लेवल पर महिलाएं काम कर रही हैं उतनी पहचान अब भी नहीं मिल पाई है। देखिए, नहीं, महिलाएं काम तो बहुत करती हैं, खेती बाड़ी चुकी है, पहाड़ से संबंधित है जी। पहाड़ के ऊपर महिलाओं का जो मैंने देखा है कि पहाड़ी क्षेत्र की जितनी महिला होती हैं बहुत मेहनत करती हैं जी। और जी, उसके बाद समस्या ये है कि
पहाड़ों पर इतनी पहचान, महिलाओं को इतना एक्सपोजर नहीं मिलता है जी ना। तो आज जैसे मैं कहीं देख रही थी कि आज किसान आंदोलन में महिलाओं से जब इंटरव्यूज चल रहे थे तो महिलाएं झिझक रही थी कैमरे पर बात करते हुए। तो ये सबसे बड़ा बात और सबसे बड़ा कारण ये है कि महिलाओं को खुद से भी आगे आना होगा जी और महिलाएं आने से बचती हैं इस तरह से। क्योंकि आज एक चैनल पे इंटरव्यूज था, बुलंदशहर के एक गांव का चल रहा था किसान आंदोलन पर। उनके पुरुष यहाँ दिल्ली में बैठे हुए हैं, लेकिन महिलाओं से पूछा गया तो बोली कि अगर पुरुष चले गए तो हम खेती और हम घर दोनों संभालते हैं, तो अगर हम भी चले जाएंगे तो घर कौन संभालेगा। और दूसरे, हम लोग के पुरुषों हम लोग को इजाजत नहीं देते हैं इस तरह से बैठने के लिए आंदोलन पे, धरने पे या किसी तरह से। तो एक तो ये बड़ा रीजन हो गया कि इन लोग को, किसानी महिलाओं को पहचान ना मिलने का। सब दूसरा, जैसे शिखा ने बड़े अच्छे अच्छे नाम गिनाए, तो वो सबसे बड़ा रीजन ये है कि वो शिक्षित महिलाएं हैं जो इस तरह के क्षेत्र में अपना काम कर रही हैं और एक नई एक्सपोजर उनको मिल रहा है। तो ये शिक्षा का अभाव बहुत ज्यादा है पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में, ग्रामीण महिलाओं के अंदर। तो अगर हम लोग कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव है और दूसरा कारण मानसिकता को भी कहीं ना कहीं जरूर माना जा सकता है। शिखा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। एक बात का जिक्र अभी आपने कुछ वक्त पहले किया था कि अगर भूमि हो तो आप भी खुद कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता को भी इसका एक कारण मान सकते हैं, क्योंकि महिलाएं बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में जरूर आगे आ रही हैं, लेकिन एक मानसिकता ये भी है कि कृषि को उस दर्जे पर नहीं देखा जाता, उस लेवल पर नहीं देखा जाता कि कृषि के क्षेत्र में काम किया जाए। लेकिन जब आपने इच्छा भी जाहिर की है तो कहीं ना कहीं कुछ महिलाएं ऐसी जरूर हैं, कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो कृषि के क्षेत्र में आगे जरूर काम करना चाहते हैं और इस क्षेत्र को आगे जरूर बढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल, मानसिकता ऐसी चीज़ है कि अगर आपके मन में कोई चीज़ खटक गई और किसी चीज़ के लिए आपको कहते हैं ना कि हामी नहीं भरी आपके परिवार ने, जैसे कि बार बार बोला जा रहा है कि जो पैट्रियार्की है, यानी कि जो पैतृक समाज व्यवस्था है। मैं तो पहले ही कह रही हूँ कि जब मैंने सबसे पहली लाइन बोली थी इस डिबेट के दौरान, तो मैंने यही कहा था कि जो मूलभूत संरचना है हमारे समाज का, जो हमारा सामाजिक ढांचा है, अगर उसमें हम बदलाव कर सकते हैं और अपनी मानसिकता में ये ला सकते हैं कि हाँ, जो खेती है वो एक हमारे लिए बहुत ही स्वर्णिम अवसर है, क्योंकि आए दिन टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, आप साइंस देख लीजिए, बायोटेक्नोलॉजी, नई नई चीज़ें आ रही हैं इसमें। तो मैं ये कहूँगी कि 3 चीज़ों के ज़रिए जिसमें आता है आपका पैसा, ट्रेनिंग और टेक्नोलॉजी, अगर ये 3 चीज़ें आप किसी को भी देते हैं और ख़ासकर अगर पहाड़ की महिला को देते हैं तो वो इतनी सशक्त नारी है जिसके तो मैं ये कहूँगी कि जिन्होंने पूरा राज्य आंदोलन में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाई है, उसके लिए कुछ भी कर गुजरना मेरे ख्याल से नामुमकिन नहीं है। तो मानसिकता जो कृषि व्यवसाय के लिए बहुत ही पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल शिखा जी, क्योंकि मानसिकता अगर पॉजिटिव होती है तो उससे जिस तरह से महिलाएं आगे बढ़ चढ़ कर आ रही हैं, उसके बाद उन्हें और ज्यादा सहयोग मिलेगा खुलकर सामने आने के लिए। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की मूलभूत सुविधाएं महिलाओं को मुहैया कराने की इस वक्त जरूरत है ताकि वो और आगे बढ़कर आए और साथ ही क्षेत्र में अपनी एक अलग पहचान बना पाए? इसके लिए तो शिक्षा बहुत ज़रूरी है और टेक्नोलॉजी का एक ऐसा स्थान होना चाहिए जहां वो सीख सकें। दूसरी बात, जो मशीनों से जो काम होता है वो काम तो होता ही है, वो और आसान हो जाएगा, लेकिन जो छोटा मोटा काम है वो जहां शक्ति कम लगती है, श्रम ज़्यादा लगता है, उसमें महिलाएं ही आगे हैं। दूसरी बात मैं एक और, क्योंकि महिलाएं संवेदनशील होती हैं। अब आप देखिए, चिपको आंदोलन उत्तराखंड से चला, गौरा देवी कैसी रही होंगी जिन्होंने इतनी संवेदनशील होते हुए भी इतना पेड़ को चिपक गई कि मेरा तो पुत्रवत है ये। अब देखिए, वो आंदोलन जो है पूरे विश्व में इतना बड़ा आंदोलन बन के आया, और जबकि इस आंदोलन में और लोगों ने भी अपना अपना भागीदारी निभाई है। दूसरा, बचेंद्री पाल हैं, पूरा एवरेस्ट चढ़ गई हैं। वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, अभी वो अपने गांव नाकुरी में थी, तो कह रही थी यार आजकल मैं खेतीबाड़ी कर रही हूँ कि पूरा उन्होंने वो हमारे यहाँ गागली बोलते हैं उसको,
जिसके पतोड़ वगैरह बनते हैं, पूरा गागली उगा रही है, राई कह रही मैं आजकल यही खा रही हूँ। तो इस तरह की जो कल्चर है हमारा जी, और हम जो महिलाएं होती हैं वो वाकई बहुत सशक्त होते हैं, उनका आत्मबल के साथ साथ वो संवेदनशील भी होती हैं और निश्चित तौर पे कृषि को बढ़ावा देती हैं। बहुत सारे स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं और बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जहाँ पर हम बहनों को आगे भी बढ़ा सकते हैं। उसके लिए फलोद्यान है, हमारे भीमल है, भीमल आप लोगों ने सुना होगा। तो भीमल इतना आर्थिक सहायता भी करता है और उसका पेड़ पूरा ऑक्सीजन तो देता ही देता है, उसकी पत्ती क्या, उसकी टहनी क्या, उसकी जड़ क्या, सारी काम आती हैं। और जो आप देखते होंगे ये यहाँ कहीं पर भी जो ये लटके रहते हैं शो वगैरह के लिए, ये भीमल से ही बनते हैं, उसकी रस्सी बनाई जाती है। इसको हम लोगों ने भी बनाया है, पानी में उसको डुबा के 15-20 दिन बाद वो भीमल की रस्सी बनाते हैं। दूसरा जो है वो घराट हैं, घराटों को भी हमको पुनर्जीवित करना होगा, ये भी हमारे कुटीर उद्योगों में आते हैं। दूसरा जो है वो पर्यटन को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं, इसको आगे बढ़ा करके छोटा छोटा, बड़े स्केल पे नहीं, छोटे छोटे। बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि छोटे छोटे कदम अगर बढ़ाए जाए तो काफी ज्यादा बढ़ावा इससे आगे भी मिल सकता है। सीमा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्या कुछ कदम उठाए जाए जिससे कि महिलाओं को और उन्नत बनाया जा सकता है? माफ कीजिएगा, सीमा जी के साथ संपर्क इस वक्त नहीं हो पा रहा है। शिखा जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ कदम उठाने चाहिए जिससे कि महिलाओं को और उन्नत बनाया जा सके? देखिए, हर कोई बात करता है कि शिक्षा, तो शिक्षा तो सबसे पहला है, लेकिन वो शिक्षा किस काम आएगी अगर वो घर की चार दीवारी में रहेगी। और आजकल मैं इसको एक बड़ी समस्या से जोड़ना चाहूँगी कि आजकल आप देख रही हैं कि समाज में किस तरीके की असुरक्षा की भावना है, स्पेसिफिकली इतनी सारी नेगेटिव न्यूज़ के आते हुए औरतों के लिए। तो हमें एक शिक्षित के साथ साथ सुरक्षित समाज चाहिए जिसमें हमारे लिए अवसर, हमारे लिए मतलब चाहे वो पुरुष हो और चाहे वो स्त्री हो, उसके लिए जो अवसर है वो बराबर हों। अच्छा, पे पैरिटी यानी कि समान कार्य के लिए विभिन्न प्रकार के स्लैब्स होना पे के, यानी कि वही कार्य अगर कोई महिला करती है तो उसके लिए कम तनख्वाह मिलती है, कोई पुरुष करता है तो ज़्यादा। तो पे पैरिटी पे भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कार्य समान है तो उसके लिए उसका भुगतान भी समान ही होना चाहिए। और सारी जो सुविधाएं हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो भी ज्ञान है, नॉलेज है, या जो टेक्नोलॉजी है, वो सबके लिए एक जैसी उसका फैसिलिटेशन होना चाहिए, उसको उपलब्धता उसकी सबके लिए होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि औरतों के पास कम हो, एक्सेस कम हो और पुरुष वर्ग के पास ज़्यादा हो। जब हम इन सभी चीज़ों पे अच्छे से कार्य कर लेंगे तभी हम एक अच्छा समाज बना पाएंगे और तभी हमारी भागीदारी महिला के तौर पे हमारे समाज की डिसीजन मेकिंग में बढ़ेगी और हमें वो मिल पाएगा, जैसे कहते हैं ना, हमें हमारा ड्यू मिल पाएगा। जी बिल्कुल शिखा जी, क्योंकि इसी से महिलाओं की जो भागीदारी है वो भी सुनिश्चित हो पाएगी। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब हम खेती किसानी की बात करते हैं तो उसके साथ पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, इन सभी चीजों को जोड़कर देखने की बात कही जाती है। और अगर महिलाओं की बात करें तो महिलाएं का योगदान इन सभी क्षेत्रों में भी बढ़ चढ़ कर देखा गया है। इन सभी क्षेत्रों को अगर खेती किसानी के साथ जोड़ा जाए तो आर्थिकी को कितना संवार सकती है ये चीजें? बिल्कुल, मत्स्य पालन पे मैं आ ही रही थी, और ये मत्स्य पालन के साथ पर्यटन में भी बढ़ावा होगा और ये नागराजा सर्किट का सुदृढ़ीकरण भी है और सुरक्षा घाट, सभागृह, ये सब हैं। सुरक्षा अभी मैडम ने बता ही दिया है। और एक बार मैं और कहूँगी, जौनसार बाबर की जो संस्कृति है उसमें संरक्षण संवर्धन की एक विशेष योजना है और निश्चित तौर पे इसीलिए वहाँ पलायन नहीं होता है, क्योंकि वो एकजुट होकर रहते हैं। और हरसिल में देखिए आप, वहाँ ऊन उद्योग बहुत बढ़िया चल सकता है। तो इस तरह से हम लोग अगर इन चीज़ों को भी बढ़ावा देंगे, खेती को भी बढ़ावा देंगे। और आपको एक और, मैं चंबा की तरफ जब जाती हूँ अपने गांव की तरफ, तो नागणी एक जगह है, वहाँ टमाटर की इतनी खेती होती है, वो टमाटर भर भर के ट्रक जो है दिल्ली को जाते हैं। तो इस तरह की उपजाऊ खेती है वहाँ, कभी कभी तो मन करता है यहीं रह लें। तो इस तरह से हम लोग अगर थोड़ी सी मेहनत और चाहिए होती है, और मेहनती तो हैं ही, और इसमें जो टेक्निकल जो नया टाइम ये बीजों को बोना है, अच्छे बीज लाने हैं,
और बीज बचाओ आंदोलन ये हेमल घाटी में विजय जरदारी जी ने उन्होंने उनका भी है, दुम सिंह नेगी जी हैं, इन लोगों ने वहाँ की खेती को बड़ा खुशहाल बनाया है हेमल घाटी को। जी बिल्कुल विनोद जी, क्योंकि योगदान कई सारे लोगों का इसमें रहा है। सीमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी कुछ वक्त पहले माया जी की ओर से एक बात कही गई थी, उन्होंने जहां देखा कि महिलाओं का एक इंटरव्यू लिया जा रहा था, उसमें महिलाओं का कहना था कि महिलाओं को इजाजत उनके परिवार के पुरुषों की ओर से इन आंदोलनों में भागीदारी करने की नहीं दी जाती। उसके अलावा अगर वो इन आंदोलन में हिस्सा लेती हैं तो उनका घर कौन चलाएगा। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान हर क्षेत्र में देखा जाता है, लेकिन क्या वाकई में महिलाएं अपने योगदान को और जो उनकी भूमिका हम कहेंगे उसे समझ पा रही हैं? देखिए ईशानी जी, सबसे बड़ी बात ये है कि हमें इसके लिए सबसे ज्यादा जो रिस्पॉन्सिबल मुझे समझ में आता है वो है हमारे समाज का स्ट्रक्चर जी। हमारे भारतीय समाज का जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल किसी भी प्लेस पर पहुंच जाए, कहीं पर भी पहुंच जाए वो, लेकिन कहीं ना कहीं उसको परिवार तक सीमित कर दिया जाता है। उसको अभी भी माना जाता है कि वो घर के बाहर ये सारे काम नहीं कर सकती जो अभी तक मेल करता आया है जी। इसका ये बहुत बड़ा कारण है कि जैसे आंदोलन हो गए या बहुत सारे ऐसे बाहर के काम हो गए जिसमें वो फीमेल क्रॉप्स को उगा सकती है, वो क्रॉप्स को कटवा सकती है, लेकिन वो सेल नहीं करती। जब वो जाती है मंडियों में, आप देखिए मैंने बहुत सारी आड़तें मंडियां देखी, वहां पर फीमेल मुझे 1-2% की मात्रा में दिखती है, क्योंकि वहां पर सेल की जा रही है और सेल करके उस क्रॉप्स का पैसा जो है मेल रख रहा है। तो जब तक फीमेल को मालिकाना हक नहीं मिलेगा तब तक वो निर्णय नहीं ले सकती है। और जो व्यक्ति अपनी लाइफ का निर्णय नहीं ले पाएगा कि उसको क्या वर्क करना है, कैसे करना है, किसके अधीन रहना है, अगर वो निर्णय नहीं ले पाएगा तो फिर ये सारे काम वो दूसरे के अधीन रह करके करेगा। हमारे देश के अंदर पुरुष किसी के अधीन नहीं है। अगर रिक्शा भी चला रहा है, जो जिसको हम कहते हैं कि बहुत एक लोग जो मेंटलिटी समाज की है कि रिक्शा चलाना एक छोटा प्रोफेशन है, लेकिन फिर भी उस प्रोफेशन में आप देखिए कि वो पुरुष स्वतंत्र है जी। वो डिसाइड कर रहा है कि हमें रिक्शा चलाना है या हमें क्या करना है। लेकिन एक फीमेल इस सोसाइटी के स्ट्रक्चर की वजह से डिसाइड नहीं कर सकती है कि उसको काम क्या करना है। बिल्कुल एक वही व्यक्ति, आप सोचेंगे कि हमारे पास बहुत सारे केसेस भी आते हैं, अगर हम उनकी बात करें तो फीमेल जो है जब भी किसी परिवार में लड़ाई झगड़ा हुआ, मेंटेनेंस का केस कर देती हैं। आप सोचिए कि जब मेंटेनेंस का केस करती है 2000, 5000, 10,000 रुपए वो उस पति से, उस ससुराल वालों से मांग रही हैं जो उसको प्रताड़ित कर रहे हैं। तो वो क्यों मांग रही हैं? वो इसलिए मांग रही हैं क्योंकि हमने समाज का स्ट्रक्चर ऐसा बनाया है जहां पर वो आसानी से आर्थिक रूप से सशक्त नहीं हो सकती। वो रिक्शा नहीं चला सकती, वो ठेले नहीं लगा सकती है, वो छोटे छोटे कुटीर उद्योग स्थापित नहीं कर सकती, या जो भी सामान यहाँ पर मैंने दिल्ली में एक पैटर्न देखा है कि पर्टिकुलर संडे बाजार, मंडे बाजार करके लगते हैं, उसमें कितनी फीमेल होती है जो सेलर होती है, वो नहीं लगा सकती। तो ये सुरक्षा की भावना, ये समाज का स्ट्रक्चर, ये कहीं ना कहीं ईशानी जी हमारी स्त्रियों को कमजोर करता है। उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है देश की इकोनॉमी में। किसी भी फील्ड को आप उठा के देख लीजिए, चाहे मेडिकल फील्ड हो या हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड हो या हमारा सर्विस सेक्टर हो, या आपके प्रोफेशन की मैं बात करूं, मीडिया लाइन की बात करूं, मैं देखती हूं हमारी जो एंकर है, मैं फिर अगेन बात रिपीट करी, एक से एक ब्रिलियंट है, टैलेंटेड है, लेकिन ऑनर कितनी है? आप देखिए इस पूरी इंडस्ट्री में न्यूज चैनल चलाने वाली कितनी फीमेल ऑनर है? जी बिल्कुल, आई थिंक 1% होगी। मैं अपने प्रोफेशन वकालत की बात कर लूं या एग्रीकल्चर की बात कर लूं, तो ये बहुत जरूरी है कि फीमेल अपना मालिकाना हक क्लेम करना शुरुआत करे। जी बिल्कुल सीमा जी, क्योंकि मालिकाना हक जब तक क्लेम नहीं किया जाएगा तब तक जो पोजीशन चाहिए वो पोजीशन नहीं मिल पाएगी। उसके अलावा जो समाज का ढांचा है, जो समाज का स्ट्रक्चर है, उसे बदलने की जरूर यहाँ पर जरूरत है। माया जी, आपसे जानना चाहेंगे, महिलाओं को जागरूक करने के लिए जो उपाय किए जा रहे हैं, आप उनसे कहाँ तक सहमत हैं? महिलाओं को सरकार पूरी तरह से प्रोत्साहित करती है, पूरा अनुदान देती है, सब तरह का सहयोग है। जी बिल्कुल सीमा जी, मैं एक बार फिर आपके पास आऊंगी। इस वक्त ये है कि महिलाओं तक वो प्रॉपर पहुंच नहीं पाता। जी माया जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। उनको प्रोत्साहन नहीं देते हैं, जैसे मैंने अभी सीमा जी ने बताया और शिखा कह रही थी कि
महिलाओं को सब चीजें दे रही हैं, सरकार दे रही है, तो सबसे बड़ा जो उनके अंदर कमी है वो तो एक एजुकेशन है जी। और सबसे बड़ा उनके अंदर ये एहसास करा दिया जाता है कि नहीं, आपने खेती भी करनी है और आपने घर आके घर भी संभालना है, परिवार भी संभालना है जी। सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर डाल दी जाती है। तो वो मुखर रूप से इस तरह से निकल कर आ नहीं पाती हैं। वो अपने काम का क्रेडिट भी, अगर आप किसी से महिला कृषक से अगर आप बात करेंगी तो अपने काम का क्रेडिट भी परिवार के पुरुषों को ही देंगी, नहीं जी इनका है जी। जैसे आज हो रहा था कि अगर पुरुष अगर आसानी से सुबह से शाम तक धरने पे आंदोलन पे है तो वो महिला अपना घर भी संभाल रही है, खेती बाड़ी भी कर रही है जी। और जो जानवर हैं जो उन्होंने रखे हैं उनकी न्यारी सानी की भी देख रही थी। तो सारी औरतें एक गांव की एक जगह इकट्ठा थी और सारे ये साथ करेंगे पुरुष, लेकिन एक सिंगल रूप से एक खेती देखेगा। तो समस्या ये है, आपको ये एहसास नहीं कराया जाता है कि नहीं आप कर सकती हैं। आप जैसे सीमा जी ने बारह मंडी में जाइए, मंडी में काम महिलाएं करती हैं जी। खेती महिलाएं करती हैं, लेकिन मंडी तक वो नहीं पहुंच पाती कि तुम घर में बैठो, वो लेके फिर पुरुष चला जाता है जी। तो पुरुष उसको एक तरह से पुरुष का आधिपत्य हो जाता है उसकी खेती पे भी, उसकी इनकम पे भी, उसकी आय पे भी जी। क्योंकि वो सोचती है जो मैं कर रही हूँ इस परिवार के लिए कर रही हूँ, मेरे लिए ये मेरा कुछ नहीं है। तो एक तरह से वो मजदूरी साबित होती है। और मैं समझती हूँ उनके अंदर ये एहसास, ये भावना जगानी चाहिए, इस तरह से जागृत उनको होना चाहिए कि नहीं, गांव देहात में पहाड़ों पे भी कि भाई आपको भी बराबर का हक है। लेकिन उनको ये, हम लोग बातें तो कर लेते हैं लेकिन ये वो स्थान उनको मिल नहीं पाता है। आप देखिए वीकली हाट बाजार गांव में लगते हैं तो गांव देहात में तो फिर भी एक आध महिला बैठ जाती है, हाट में बाजार में सामान लेके चली जाती है। शहरों में तो वो भी नहीं आती है, जबकि कहते हैं शहरों के अंदर इतना सब कुछ है। लेकिन आप मंडी का सर्वे करवा लीजिएगा, शहरों के अंदर बड़ी बड़ी आपको एक भी महिला आड़ती नहीं मिलेगी, एक भी महिला नहीं दिखेगी सब्जी बेचती हुई या जो भी है, जबकि खरीदने वाली महिलाएं होंगी सारी। तो ये बहुत बड़ा फर्क है अभी भी ग्रामीण परिवेश में महिलाओं की खेती बाड़ी में। जी तो बिल्कुल माया जी, क्योंकि जरूरत अभी यही है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में जागरूक किया जाए ताकि जो काम वो कर रही हैं उसमें वो अपनी पहचान खुद कमा पाए, खुद वो अपने लिए आगे आ पाए। शिखा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़ी हुई हैं। कॉलेजों में अगर हम बात करें तो कृषि आधारित जो क्षेत्र हैं उन पर जरूर विषय बने हैं, लेकिन अगर हम स्कूली शिक्षा की बात करते हैं तो स्कूली शिक्षा में कृषि आधारित क्षेत्र पर विषय नहीं बने हैं। क्या कारण आप इसके पीछे मानती हैं और कितनी जरूरत इसकी है? सिर्फ कृषि के लिए ही नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसे लूप होल्स हैं जिस पे ये कृषि तो अपने आप ही उसमें आ जाएगी। जबकि सबसे पहले तो मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है उनके लोगों को अपने आधारभूत जो कह लिए अधिकार हैं और जो कर्तव्य हैं, बच्चों को उन्हीं के बारे में नहीं पता है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिलेबस में सबसे पहले तो उन्हें ये जो बेसिक चीज़ें हैं कि उनके वाकई में कहना थोड़ा अजीब सा होगा लेकिन ये सच्चाई है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ उनको बहुत अच्छे से सिर्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे नहीं बल्कि उनको समझाना चाहिए। क्योंकि जो आज सामाजिक ताना बाना बिगड़ गया है वो सिर्फ इसलिए बिगड़ गया है क्योंकि कहीं ना कहीं कोई एक वर्ग अपने आप को इतना प्रभावशाली उसने बना लिया है, इतना मैं कहूँगी डोमिनेटिंग कर लिया है कि वो दूसरे वर्ग पे इतना भारी पड़ रहा है कि औरतें रात को बाहर निकल के नौकरी या व्यवसाय करने में अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। और ये हमारे समाज का कोड हो गया है। अब ऐसे में एक असुरक्षा की भावना के साथ जहां आधी आबादी असुरक्षित है, वो समाज कैसे विकसित होगा? वहाँ कृषि क्या, वहाँ तो कोई भी जो सेक्टर है आई थिंक वो सारे के सारे ही अगर इस कोड से ग्रसित हो गए तो कुछ भी अच्छे से पनप नहीं पाएगा। जी बिल्कुल शिखा जी, क्योंकि जरूरत है कई सारी चीजों पर इस वक्त ध्यान देने की। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, भारतीय कृषि में महिलाओं के योगदान की अगर बात करें तो 32% के करीब इसे आंका जाता है, करीब 32% महिलाएं कहा जाता है कि देश की खेती किसानी के जरिए रोजगार कमा रही हैं और इसमें इस क्षेत्र में आगे भी बढ़ रही हैं। लेकिन इस तुलना में क्या उनका जीवन स्तर ठीक है? उनके जीवन स्तर को आप किस तरह से इससे अगर हम तुलना करें तो देखेंगे? देखिए, महिलाएं जो हैं हमारे, चाहे वो मैदान की महिलाएं हों या पहाड़ की महिलाएं हों, सभी अपना अपना योगदान देती हैं। इसमें जो कृषि के संग भी हम, जैसा अभी आपने पशुपालन भी कहा था, गाय भैंस बैल, ये सब चीज़ें कृषि के ही अंग हैं। तो और मुर्गी पालन भी है, बकरियों को भी पाला जा सकता है। और जो खेत में जो मेड़ बनी रहती हैं उनमें हम पेड़ भी लगा सकते हैं और फलोद्यान तो है ही है।
तो और मधुमक्खी पालन, जो मधुमक्खी पालन होता है ये बहुत आसान भी है और इसको कर सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है, महिलाओं के अंदर पूरा आत्मबल होना चाहिए और हम सब कुछ कर सकती हैं, ये भी उनके अंदर आना चाहिए। इतना बड़ा राज्य, अगर आपने उत्तराखंड आंदोलन की बात अभी शिखा जी ने कही है, तो पूरी बहनें निकली हैं और कैसे निकली हैं, पलायन को रोकने के लिए निकली हैं वो। और पलायन कैसे रुकेगा? पलायन इसी चीज से रुकेगा, खेतीबाड़ी से रुकेगा, फलों, इन सारी जो अभी गिनाई हमने पूरी प्रक्रिया, उससे रुकेगा पलायन। और पलायन को रोकने के लिए ही उत्तराखंड राज्य को हमने लिया था जी। लेकिन आज सरकारें उस पर पूरा ध्यान दे भी रही हैं और निश्चित तौर पे महिलाओं को आगे आना चाहिए। जब इतना बड़ा राज्य हम ले सकते हैं तो ऐसी कोई कमी नहीं है। हमारी बहनों के अंदर बहुत मनोबल है। देखो, सुबह वो गाय भैंस सबको धो के, उनका गोबर वगैरह निकाल के, लीप के, और घर में सास ससुर भी हैं बूढ़े उनके हस्बैंड तो हमारा युवा वर्ग तो या तो फौज में है या बाहर नौकरी में है, बच्चों को स्कूल भी भेजना है, उस समय स्कूल भी चल ही रहे थे, तो सारा काम करके वो आंदोलन करती थी, दराती लेकर के वो आंदोलन करे और शाम को 4 बजे फिर वापस घर में। तो कितनी बड़ी उनके अंदर कैपेसिटी है, उनकी कैपेसिटी को हम समझना चाहिए। जी बिल्कुल विनोद जी, उनकी कैपेसिटी को समझने की यहाँ पर जरूरत है। सीमा जी, आपके पास आना चाहूंगी, आप भी अपना एक पॉइंट रखना चाह रही थी, आप अपनी बात को पूरा कीजिए। जी बिल्कुल, देखिए सबसे ज्यादा जो मुझे पूरा अगर कंक्लूजन पर करें कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारी जो महिलाएं हैं वो शिक्षित हों, जिससे उनको कानूनी जो अधिकार है वो एक माध्यम हो सकता है बहुत बड़ा। शिक्षा है, जागरूकता है, उसके अलावा जो भी गवर्नमेंट योजनाएं चला रही उनका सही से इम्प्लीमेंटेशन हो, जैसे कि सहायता समूह चलाए गए, उसका बहुत एडवांटेज मिला। केरल में बहुत ज्यादा अच्छा वर्क हुआ इसका। दूसरा है कि सोसाइटी में जो लोगों की मानसिकता, देखिए फीमेल की मानसिकता इतनी चेंज हो को वो अपने आप को अबला ना समझ के सबला समझे। जो बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के एग्रीकल्चर कर रही है, खेत में काम कर रही है, तो वो कहीं से भी अबला नहीं है। जो एक सृष्टि की रचना भी कर रही है, वो काम भी कर रही है, उसका पालन पोषण भी कर रही है, तो वो अबला नहीं है, वो सबला है। ये मानसिकता एक स्त्री को अपनी बदलनी है। और पुरुष को मानसिकता ये बदलनी है कि ये समाज सिर्फ पुरुष की सोच से, उसके कार्य से बदलाव नहीं हो सकता है। अगर ऐसा होता तो ये पूरा, सिर्फ मैं भारत की बात नहीं कर रही हूँ ईशानी जी, पूरे विश्व का स्ट्रक्चर जो है वो मेल मेकिंग है, पुरुष ने बनाया है उसको। फिर इतनी कमियां कहाँ से हैं, फिर इतनी खामियां कहाँ से हैं, ये विकृतियां कहाँ से आ गई समाज में कि लोगों को परमाणु बम बनाने पड़े, हथियार बनाने पड़े, भाई भाई का दुश्मन हो गया। ये सारी विकृतियां कैसे आई? अगर पुरुष ने जो समाज का स्ट्रक्चर बनाया, जो सभ्यता संस्कृति बनाई, वो उसमें फीमेल का कहीं कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वो हमेशा दोयम दर्जे का माना गया, डिसीजन नहीं ले सकती, सोसाइटी के मानक निर्धारित नहीं कर सकती, इसीलिए वो किसी भी फील्ड में है उसको सेकेंडरी माना गया। वो अपने, हम कितनी भी, चाहे किसी भी डिबेट डिस्कशन में या अपने आप को सांत्वना देने के लिए ये बात कर लें कि नहीं फीमेल बहुत आगे आके काम कर रही हैं, वो इतनी मेहनत करती हैं, वो सबला हैं, लेकिन एक्चुअल में इस कंट्री के अंदर वो उसकी पोजीशन क्या है? तो एक परिवार के अंदर देखिए कि एक स्त्री अभी भी ग्रामीण क्षेत्र में शाम को काम करती है, दिन में काम करती है, पति हो सकता है कि ड्रिंक करके आए और कुछ वो सवाल जवाब करे तो उसको पीटने भी लगे। ये भी बिल्कुल, क्योंकि जरूरत है कि एक छोटे से परिवार से शुरुआत की जाए, जो बदलाव परिवार में लाने की जरूरत है, क्योंकि बदलाव एक परिवार से शुरू होगा और पूरे देश के साथ ही दुनिया में भी ये बदलाव देखने को मिलेगा। बहुत धन्यवाद आप सभी का नेटवर्क 10 के साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से भारतीय कृषि को बेहतर बनाने के प्रयास हो रहे हैं, उस पर मंथन किया जा रहा है। जरूरत इसी बीच ये है कि महिलाओं को इस क्षेत्र में शिक्षित किया जाए, जागरूक उन्हें किया जाए, जो उनके अधिकार हैं उनसे उन्हें वाकिफ करवाया जाए, और साथ ही एक जो पहचान की जरूरत उन्हें है, जिस तरह का योगदान उनकी ओर से दिया जा रहा है, उस योगदान के तहत उन्हें पहचान भी जरूर इस क्षेत्र में भी दी जाए। इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।